हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सेमेस्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे जो कि पेपर 4 है ना। कल हमने पेपर 3 देखा था जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था सेमेस्टर 2 का। एसकेएमयू सिलेबस बेस्ड टॉपिक्स है जो कि मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं अभी लॉकडाउन में ट्यूशन वगैरह नहीं जा पा रहे हैं या कहीं नहीं जा पा रहे तो फ्री में ये क्लासेस देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है आज डिस्कस किए हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हमने सिर्फ जो है टर्म्स, क्योंकि आप जब तक टर्म्स को अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप उस जो थ्योरी के अंदर वाला पार्ट है और जो प्रैक्टिकल है उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सब टर्म को बहुत अच्छे से जान लीजिए। बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री या फिजिकल बाउंड्री, ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि और भी अपडेट्स आपको आते रहे। ये एसकेएमयू का जितना भी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक है, सारे वीडियो को मैं सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट में डाल। फिजिकल केमिस्ट्री जो कि आपका पेपर 4 है, सेम 2 है ना, सेमेस्टर 2 पेपर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का पहला यूनिट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो भी है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में ये पढ़ रहे हैं क्यों, जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का है ना, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है मैंने सिलेबस ओवरव्यू में भी मैंने बता दिया था कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया ना, थर्मो और डायनेमिक्स है ना। तो थर्मो मतलब आपका टेम्परेचर है ना, और ये मूवमेंट है ना, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर मूव कर रहा है। 11 12 में भी देखे होंगे जहाँ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा था, वहाँ पर भी इसी तरह से इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हम टर्म्स जानेंगे, है ना, क्या क्या टर्म्स है ना। पहला यूनिट आपका सिर्फ टर्म्स है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, आप देखेंगे सिलेबस में अगर। तो फिर सेकंड यूनिट से आपका फर्स्ट लॉ शुरू हो रहा है। सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सिस्टम क्या है सर, जिसमें प्रोसेस हो रहा हो। ओके, जिसमें प्रोसेस हो रहा हो, तो इसको आप फिर सेपरेट कैसे करेंगे सराउंडिंग से। जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जहाँ प्रोसेस हो रहा है, बट फिर प्रोसेस हो रहा है तो उसको सराउंडिंग से सेपरेट कैसे करेंगे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम क्या है, ये स्पेस, स्पेस मतलब जान रहे हैं ना, पूरा यूनिवर्स है ना, पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा छोटा सा पार्ट जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे स्पेस में मान लेते हैं ये पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा स्पेस है अपना, अर्थ वगैरह सब इसी में है। या फिर अगर उतना बड़ा नहीं लेना है तो मान लेते हैं आपके कमरे के अंदर में है। पूरा कमरा में तो आप कहीं काम नहीं करेंगे ना, हो सकता है किसी टेबल में काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं तो उस वक्त मोबाइल आपका इस सिस्टम हो गया। हो सकता है आप किसी बीकर में काम कर रहे हैं तो उस समय में वो बीकर आपका सिस्टम हो गया। अगर आप टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हैं तो वो टेस्ट ट्यूब आपका सिस्टम हो गया। और सराउंडिंग क्या हो गया, इस टेस्ट ट्यूब के बाहर में जितना है सब सराउंडिंग हो गया, इस बीकर के बाहर में जितना है सब सराउंडिंग हो गया। ठीक है, अगर आप पूरे कमरे को एक सिस्टम मानेंगे, मान लेते हैं पूरे कमरे में अगरबत्ती जला दिया है ना, और देखना चाह रहे हैं कि गंध कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो इस कमरे के बाहर में जो है ये आपका सराउंडिंग हो गया। कमरा का अंदर क्या हो गया, आपका सिस्टम हो गया। तो सिस्टम क्या हो गया, इस पूरे स्पेस में जहां पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस पार्टिकुलर जगह पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। करेक्ट, हमारा ये पूरा ऐसा नहीं है कि प्रोसेस जहाँ हो रहा है ना, तो प्रोसेस हो रहा है तो आपको उसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि जहाँ आपने सिस्टम कहाँ तो फिर सराउंडिंग क्या है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्योंकि अगर आप नहीं उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने एक बर्तन में गर्म पानी रखा है, तो गर्म पानी कहाँ रखा हुआ है, उस बर्तन में रखा हुआ है, तो दैट इज सिस्टम, वहां पर गर्म हो रहा है पानी, है ना। लेकिन उसके आसपास जो है वो क्या है, सराउंडिंग्स है। तब ना आप कहेंगे कि सिस्टम से हीट इवॉल्व हुआ सराउंडिंग में, या फिर सराउंडिंग से हीट आपने सिस्टम में दिया। तो सबसे सिंपल है कि किसी स्पेस रीजन में, है ना, जिस पार्टिकुलर एक छोटा सा जगह में जहां पर हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर जगह को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और इसके बाद इसके अलावा बाकी जो भी है सब हमारा क्या है, सराउंडिंग्स। ये सिस्टम कितना तरह का होता है, 3 तरह का है ना, 3 टाइप्स। पहला है आपका क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, सर, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का नहीं। तो मतलब ये हो गया आपका, यहाँ पर मान लेते हैं कि हॉट वाटर रखा हुआ है ना, ये है आपका हॉट वाटर। इसको आपने एक प्लेट से बस ढक दिया, यही ना, इसको आपने बस एक प्लेट से ढक दिया।
यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये मैटर है वेपर बन करके बाहर नहीं निकल रहा है, ये इस प्लेट से टकरा के फिर कंडेंस्ड होके यहीं पे रह गया। मतलब इसका वजन आप कभी भी करेंगे आपको एक्यूरेट उतना ही मिलेगा जो पहले था, और t इक्वल टू 0 में जो इसका वजन था, t इक्वल टू 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, या t इक्वल टू t में जो उसका वजन होगा बिल्कुल सेम होगा, है ना। तो ये क्लोज सिस्टम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर तो बाहर नहीं निकल पा रहा है ना, मैटर क्या हो गया, बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन जो हीट है ना, वो बाहर निकल रहा है ना, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, हर तरफ होगा। ठीक है, ये हो रहा है, तो ये क्लोज सिस्टम हो गया, करेक्ट। दूसरा है आपका ओपन सिस्टम। ठीक है, जल्दी देख लेते हैं ओपन सिस्टम क्या है। ये एक बीकर पड़ा हुआ है, यहाँ गर्म पानी भरा हुआ है ना, बिल्कुल वही हॉट वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेपर बन के क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैटर भी बाहर निकल रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, हीट भी बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकल रहा है या बाहर से अंदर। ठीक है, कोल्ड वाटर रहेगा तो बाहर से अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ओपन सिस्टम, जहां पर आप अगर t इक्वल टू 0 में जो वजन रहेगा, t इक्वल टू t में इसका वो वजन नहीं रहेगा ना, घट जाएगा। करेक्ट। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो गया आपका, आप जो भी थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं ना गर्म पानी वगैरह के लिए, तो वो 100% आइसोलेटेड नहीं है। जो 100% आइसोलेटेड अगर आप चाहिए, तो ये दोनों वाल में कहीं भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपका थर्मस होता है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे जा करके इसको एक जगह कनेक्ट होगा ही, और बाकी फिर इस तरह से आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो ढक्कन लगाता है ना। तो इस जगह पे कनेक्ट हुआ, इसीलिए वो कहता है कि 24 आवर्स, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ये खाली जगह, ये वैक्यूम है यहाँ पे। ठीक है, ये इनर वाल है, यहाँ पर आपने गर्म पानी रख दिया, तो यहाँ से तो हीट आना जाना बंद हो गया, है ना, इधर से तो हीट आना जाना बंद हो गया। लेकिन इस पार्टिकुलर जगह से क्या होगा, हीट आना जाना चालू रहेगा, है ना। वो चीज अगर ये कंप्लीट आइसोलेटेड सिस्टम है, तो कहीं से भी ना हीट जाएगा और ना ही मैटर जाएगा। तो हीट भी नहीं जाएगा, मैटर भी नहीं जाएगा, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, करेक्ट। लेकिन जो आप थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं वो 24 आवर्स का गारंटी देता है। इसका मतलब क्या है, जो हीट है इस चैनल से जो निकलेगा वो इतना स्लो है कि वो 24 आवर्स में उसको ठंडा करता है, लेकिन इधर से कहीं से भी नहीं निकलेगा, इधर से वैक्यूम है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो थर्मस फ्लास्क आप यूज कर रहे हो 100% आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड 100% होने के लिए क्या होगा, ये इनर वाल और आउटर वाल में कहीं पर भी टचिंग नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि हीट का ट्रांसफर हो। करेक्ट, समझ में आया। मतलब हीट जरा सा भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मैटर तो होना ही नहीं है। ठीक है, अब आती है बाउंड्री। सिस्टम के बारे में हो गया, अब आ गया बाउंड्री। अब बाउंड्री के बाद वो सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो बाउंड्री किसको कहेंगे हम लोग, आप लोग सबको पता है, आपका घर में बाउंड्री वाल होगा, है ना। या फिर जो रूम डिजाइन किया हुआ, वो रूम में जहां तक लिमिट है उस रूम का, उसके रूम के बाहर में जो बरामदा है या फिर और दूसरा रूम है, तो जो रूम का सराउंडिंग वॉल्स है वो हो गया आपका बाउंड्री, है ना। तो बाउंड्री को कैसे, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या करेगा, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे बाउंड्री। तो क्या बाउंड्री हमेशा आपका मतलब कि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि कोई इमेजिनरी भी हो सकता है या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि बाउंड्री इमेजिनरी हो सकता है या नहीं। फिजिकल का तो हमें पता है, जितना भी वॉल है, चाहे वो ईंटा का हो, पत्थर का हो, है ना, कोई भी मैटर से बना हुआ हो, ये फिजिकल बाउंड्री हो गया। या फिर बीकर है, तो वो जो ये अगर हम मान लेते हैं बीकर है, यहाँ पर आपका गर्म पानी भरा हुआ है, तो ये जो है बीकर का साइड में जो कांच है, ये आपका बाउंड्री का काम कर रहा है ना। बॉटल है, ग्लास बॉटल है, तो प्लास्टिक का जो लाइनिंग है वो आपका बाउंड्री का काम कर रहा है, करेक्ट। लेकिन इमेजिनरी का एग्जाम्पल क्या है, आपने कभी फील किया है कि एक जगह से, मतलब ऐसे नॉर्मल जो आप निश, ये वर्ड आपने सुना है, अगर आप ऑयल को सिस्टम मान रहे हैं, तो फिर ये वाटर ही नहीं, बाकी सबके साथ वो सेपरेट हो जाए, तो उसको हम लोग बाउंड्री कहेंगे, है ना। मतलब सराउंडिंग के साथ सेपरेट होना है, किसी एक के साथ नहीं। सिस्टम मतलब ऐसा पार्टिकुलर चीज जहां पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप जिसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो भी है सब सराउंडिंग है, करेक्ट। निच का मतलब क्या होता है,
एक पार्टिकुलर एरिया में एक पार्टिकुलर जैसा ही लोग रहेंगे, है ना, लेकिन जैसे ही उससे थोड़ा सा अलग जाएंगे कुछ चेंजेस मिलेगा, भले वो रीजन किसी जगह का हो। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग झारखंड की बात करते हैं और बंगाल की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये अपना हमको बनाने की ड्राइंग आता नहीं है, मान लेते हैं ये झारखंड है और यहाँ पर ये बंगाल है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इस पार्टिकुलर एरिया को क्या करेंगे, हम एक निश कहेंगे। समझ में आया? ये निश इसलिए कहेंगे हम इसको क्योंकि अगर झारखंड में आ गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हिंदी या संथाली बोला जाएगा, है ना, या तो हिंदी या संथाली। बंगाल में चले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, बंगाली बोलेगा। या फिर झारखंड को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए बिहार से, है ना, ये झारखंड है, ये बिहार है और ये वेस्ट बंगाल है। अब जैसे इस पार्टिकुलर एरिया में मान लेते हैं कि ये हिंदी बोलेगा, है ना, जितना भी बिहार में है ये हिंदी बोलेगा, और यहाँ झारखंड में जितना भी इस एरिया में मान लेते हैं कि ये संथाली बोलेगा। करेक्ट, समझ में आ गया। लेकिन इस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, निश कहेंगे। कैसे, इस पार्टिकुलर एरिया में क्या होगा, सब हिंदी बोलेगा। इस पार्टिकुलर एरिया में क्या होगा, सब बंगाली बोल रहा है, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है कि स्टेट का बाउंड्री वॉल कहाँ से पार हुआ, इसको कोई मतलब नहीं है कि जो ये यहाँ का जो स्टेट का लाइन जो है कहाँ से पार हुआ, ठीक है। एक पार्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं वो उस चीज को फॉलो, मतलब कि वो उसी जगह को फॉलो करते हैं ना। अब जैसे यहाँ से धीरे धीरे आगे जाएंगे सब प्योरली हिंदी बोलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब प्योरली संथाली बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी जैसे जैसे और अंदर तरफ जाएंगे सब हिंदी या संथाली बोलेंगे, इधर जैसे जैसे अंदर जाएंगे सब प्योर बंगाली बोलेंगे। लेकिन इस जगह का जो लैंग्वेज होगा वो ना ही प्योर बंगला होगा और ना ही प्योर हिंदी होगा। इस जगह का जो हिंदी होगा वो ना ही आपका प्योर हिंदी होगा और ना ही प्योर संथाली होगा। समझ में आ गया? इस जगह में जो है प्योर नहीं रहेगा ये, इस जगह में जो है वो भी प्योर लैंग्वेज नहीं रहेगा। तो ये अपना एक निश हो गया। उसी तरह वेस्ट बंगाल का भी हर रीजन में हर जगह बंगाली बोला जाता है, लेकिन हर रीजन में बंगला, यहाँ का बंगला कुछ अलग होगा, यहाँ का कुछ अलग होगा। झारखंड में भी उसी तरह यहाँ का संथाली कुछ अलग होगा, यहाँ का संथाली कुछ अलग होगा, यहाँ का हिंदी कुछ अलग होगा। ये छोटा छोटा एक क्या है, ये सब निश, ठीक है। समझ में आया? निश मतलब, तो अब ये जो आप एक इमेजिनरी लाइन खींच दिए कि इस एक पार्टिकुलर एरिया में जो है यहाँ पर आपका संथाली बहुत अच्छे से बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ का संथाली यहाँ से अलग है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये जो आपने जो लाइन खींच दिया कि इतना एरिया में जो है संथाली अलग बोला जा रहा है, यहाँ अलग बोला जा रहा है, तो ये जो लाइन खींचा तो ये आपका इमेजिनरी बाउंड्री हुआ। ये जो पार्टिकुलर एरिया आप कह रहे हैं कि जहाँ का बंगला जो है प्योर नहीं है, जो कि मिक्स है झारखंड और बंगाल से, ये जो इमेजिनरी लाइन आपने खींचा इसको आप कहेंगे निश, मतलब इमेजिनरी बाउंड्री। जो ये लाइन है इस लाइन को आप कहेंगे इमेजिनरी बाउंड्री। कोई एक वाल नहीं बना हुआ है कि इस वाल के उधर जो रहेगा वो आपका पूरा बंगला बोलेगा, इस वाल के इधर जो रहेगा वो पूरा संथाली बोलेगा, ऐसा तो नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा होगा बारिश के सीजन में कि आप देख रहे हैं, मतलब कोई दूर रोड में देख रहे होंगे तो आधा यहाँ तक में बारिश हो रहा है, झमझम झमझम, है ना, और इस साइड में धूप है ना। तो जहां पर एक लाइन खींच रहा है ये आपका इमेजिनरी बाउंड्री हुआ। कोई एक बाउंड्री वाल तो नहीं है कि इस बाउंड्री वाल के इधर में बारिश होगा और इधर में सनलाइट गिरेगा, है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन खींच रहा है यही आपका क्या है, बाउंड्री है ना, इमेजिनरी बाउंड्री। या फिर देखेंगे कहीं से आप अगर ट्रेवल कर रहे होंगे, हमको खुद ही फील होता है जब हम यहाँ से पत्ताबाड़ी से दुमका जाते हैं, तो जैसे ही यहाँ से निकलते हैं सिमलोती जाते हैं, बहुत सारा पेड़ है, घना पेड़ है, वहां पर हमको थोड़ा सा कोल्ड फील होता है ना। फिर जैसे ही निकलते हैं बाहर में फिर वार्म फील होता है ना। फिर जाते रहते हैं, फिर जैसे ही दुमका घुसेंगे, है ना, पुलिस लाइन के पहले, वहां पर फिर कोल्ड फील होता है। फिर जैसे ही गर्ल्स स्कूल का वो पार करेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर पेड़ खत्म, वहां के बाद क्या होगा, फिर से वार्म फील होता है। ये चीज आप भी देखेंगे। तो ये जो कोल्ड फील हो रहा है, फिर वार्म फील हो रहा है, फिर कोल्ड फिर वार्म, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, अब यहाँ आए तो स्वेटर निकाल लिए और यहाँ गए तो फिर स्वेटर खोल दिए, फिर स्वेटर पहन लिए, फिर स्वेटर खोल दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप फील करते हैं इस चीज को जब बाइक से जाते हैं ना। तो ये जो आप फील कर रहे हैं क्या है, एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा है जहां पर इसके इधर में सारा कोल्ड है, इसके इधर में वार्म है। ऐसा तो नहीं कि एक फिजिकल वॉल आपने लगा दिया और यहाँ पर एसी चला के ठंडा कर दिया और इधर में जो है एसी का जो बाद वाला जो गर्म हवा है उसको ये वार्म कर रहा है, इधर भी एसी चला दिया अंदर में और इधर वार्म कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। और उसके बावजूद भी देखिए एक इमेजिनरी लाइन वो अपने से बना लिया है कि अंदर में इस पार्ट इस एरिया में वो कोल्ड हो रहा है और इस एरिया में वार्म हो रहा है, ऐसा तो नहीं, वो पूरा ओपन है, सिस्टम ओपन है। लेकिन उसके बावजूद भी एक इमेजिनरी बाउंड्री बना हुआ है यहाँ पे, है ना, कि इधर कोल्ड रहेगा और इधर वार्म रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज, जिसमें से है इंटेंसिव, है ना, प्रॉपर्टीज या फिर
वेरिएबल। मान लेते हैं कि ये एक वेसल्स है, इसमें मैंने क्या क्या, क्लोज सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। क्लोज सिस्टम में मतलब आपको अब समझ में आ जाना चाहिए, क्लोज सिस्टम मतलब क्या हो गया, जहां से मैटर आगे पीछे मतलब अंदर बाहर नहीं जाएगा लेकिन हीट जा सकता है। तो ये क्या है, हॉट वाटर है ना। हॉट वाटर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कोरोना का सीजन है, अभी हॉट वाटर से ही गार्गलिंग करना है ना, तो इसलिए हम हॉट वाटर ही ले रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, हम मान लेते हैं कि ये पूरा बर्तन का जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है मान लेते हैं हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। और इसका वॉल्यूम जो है इस बर्तन का जिसमें ये पानी भरा हुआ है, इसका वॉल्यूम में मान लेते हैं 5 लीटर, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसको, अब हमको मन किया कि ये काम करते हैं, एक यहाँ से एक सेपरेटर डाल देते हैं बीच से ऐसे करके इक्वल हाफ में, ताकि इधर में बन जाए मेरा 2.5 लीटर, इधर बन जाए मेरा 2.5 लीटर, है ना। तो ये 2.5 लीटर और 2.5 लीटर का मैंने बना लिया। तो ये 5 लीटर पहले वॉल्यूम था, अब ये V1 2.5 हो गया, V2 2.5 हो गया, ठीक है। या फिर नहीं तो हम ऐसे करते हैं, इक्वल हाफ में नहीं रखते हैं, हम इक्वल रखेंगे तो फिर आप तुरंत कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, है ना। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, वहाँ भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, हम इसको यहाँ खींच रहे हैं, है ना, ताकि ये 2 लीटर और ये 3 लीटर, है ना, V1 2 लीटर, V2 3 लीटर। तो आप बताइए अब इस पार्ट का, है ना, इस पार्ट का जो टेम्परेचर है हमारा T1 और इस पार्ट का जो टेम्परेचर T2 है, कौन सा ज्यादा होगा। हम दो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए T1 इज ग्रेटर देन T2 और ऑप्शन बी T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका मतलब तो आप लोगों के साथ यही हो गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई हमने टेम्परेचर लिया, है ना, यहाँ पानी भरा हुआ है, तुरंत गर्म किए और अभी बच्चा बोल रहा है हम पानी पियेंगे, है ना, उसको हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 हिस्से में बांट देंगे ताकि एक हिस्से में 25 नो डिग्री सर। सेंटीग्रेड है। तो फिर आप लोगों ने तुरंत इसको डिस्कस करना शुरू कर दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। देखिए आपने कहा, आपका कंफ्यूजन आज दूर हो गया। अगर आप नहीं कहते, हम अगर इसको कहते तो वापस से यही आंसर आप देते जहां भी जाते। यहाँ पर हम पढ़ाना चाह रहे हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है। इंटेंसिव मतलब होता है ऐसा चीज जिसको कितना भी डिवीजन कर दीजिए थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें कोई वेरिएबल्स नहीं होगा, है ना। मतलब उसको कितना भी कम करते जाइए, आप जा करके 1 ml ही क्यों ना ले ले, अगर ये 1000 ml है ना, और अगर इसको उसी अगर वो टेम्परेचर आपका जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है इस 1000 ml का, तो 1 ml का भी जो है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज। मतलब जहां किसी भी डिवीजन के साथ चेंजेस नहीं होगा, करेक्ट। तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं होता है, क्योंकि आप इसको डिवाइड किए तो कैसे चेंज हो जाएगा टेम्परेचर, नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छा एक्सरसाइज ये था जिससे कि आपको ये समझ में आ गया, है ना। और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, गलत आज की है लेकिन आज के बाद से गलती नहीं होगा, करेक्ट। तो ये एक चीज हो गया। और जैसे टेम्परेचर एक हो गया, आप जैसे एग्जाम्पल भी जान गए कि इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या है, टेम्परेचर एक है, ठीक है। और ऐसा कौन सा आपको लग रहा है कि जो इंटेंसिव होना चाहिए, जिसमें जो हम अगर उसको चेंज करेंगे उसके मैटर को, मतलब वॉल्यूम हो या फिर उसका मास को जो हम चेंज करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मोलारिटी। मोलारिटी इन 1 लीटर, राइट। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कंसंट्रेशन, सर। यही ना, कंसंट्रेशन कहना चाह रहे हैं ना। तो यस सर। कंसंट्रेशन, यस कंसंट्रेशन रहेगा। मान लेते हैं कि आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बना लिया। अब 1 मोलर सॉल्यूशन 250 में भी बन सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ml में भी बन सकता है, या फिर 1 लीटर बनाने के बाद आपने 1 लीटर बनाया 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना। अगर आप उसको 50 ml उससे निकाल लिए तो इस सॉल्यूशन का भी मोलारिटी 1 मोलर ही रहेगा। तो ये मोलर नहीं, मोल नहीं होगा, है ना। तो जो मोलारिटी या नॉर्मेलिटी, जो भी आप मोलारिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन फैक्टर आ रहा है, मतलब आप कंसंट्रेशन के बारे में कह रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव वेरिएबल्स में आएगा। प्रेशर, इसलिए मैं ही एक 1 बाय 1 बता देता हूँ। टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ लिखते जाता हूँ, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। प्रेशर का क्या है, मान लेते हैं 5 लीटर का एक बड़ा सा सिलेंडर लीजिए, मान लेते हैं ये 5 लीटर का है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाई प्रेशर में डाला, ये फटने का चांसेस है। अब आप क्या कीजिए, उसी उतना ही प्रेशर को क्या कीजिए,
कितना 50 भाग में बांट दीजिए, 50 भाग में बांट दिए तो जो भी प्रेशर था वो 1/50th हो गया प्रेशर, मतलब अब इसमें कोई प्रेशर ही नहीं रहा, ये ब्लास्ट नहीं हो सकता है ना। अगर 50 भाग में, अगर 50 पार्ट में आप इसको सेपरेट किए तो इसका मतलब 1/50th प्रेशर रहेगा एक घड़ का। इसका मतलब बहुत कम, जितना प्रेशर हमने उसमें डाला था अब उसमें कंपार्टमेंट कर दिए तो 1/50th हो गया। हर कंपार्टमेंट में सेम प्रेशर रहेगा। अब आप कह रहे हैं कि जो ये हम डाल रहे हैं इसके कारण जो प्रेशर चेंज होगा, दैट इज नेग्लिजिबल, है ना। चेंज होगा, हम आई एग्री, बट ये नेग्लिजिबल, उसके कारण उतना चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ चेंज का मतलब क्या है, अगर हम बीच में कुछ डालें तो क्या दोनों तरफ आधा आधा हो रहा है? आधा नहीं होगा। आधा होगा तब हम कहेंगे कि ये वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर ये हाफ नहीं हो रहा है तो फिर ये कहाँ से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में है? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। उसी तरह से अब आ जाते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? दूसरा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ ताकि एक साथ डिस्कस करें। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसा जो चेंज हो जाए, है ना, मतलब जो कांस्टेंट ना रहे, ठीक है, मतलब जितना भी उसको डिवीजन डिवीजन करेंगे उतना वो घटेगा, ठीक है, वो एक्सटेंसिव है। पूरे पार्ट का अगर हम डेंसिटी अगर हम बोलेंगे 2 है ना, 2 ग्राम पर ml है, तो अगर ये आधा भी निकालेंगे ना तो इसका भी 2 ग्राम पर ml, ऐसा नहीं कि 1 ग्राम पर ml हो जाएगा ना, डेंसिटी घटते जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। जो वाटर का, जो आपका 1 लीटर के पाउच में ऑयल का जो है 910 ग्राम लिखा हुआ रहता है, मतलब कितना हो गया, 0.91 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी हुआ ऑयल का, ठीक है। तो ये 1 लीटर के पाउच में अगर ये लिखा हुआ है ना, तो 5 लीटर का अगर जार लेंगे तो भी आपका डेंसिटी क्या रहेगा, 0.91 ग्राम पर ml, मतलब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 910 ग्राम इंटू 5, कितना हो गया, 4.55, है ना, 4.55 लीटर, इतना ऑयल लिखा हुआ है, इतना ग्राम होगा, केजी होगा, सॉरी, है ना। तो 5 लीटर जो आपका कैन है ना, उसमें आप देखेंगे अगर यही ऑयल, सेम ऑयल जो 910 ग्राम लिखा हुआ है 1 लीटर पाउच में, आप उसी ऑयल, आप जाएंगे आज दुकान में जाकर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब डेंसिटी भी कैलकुलेट करने आपको आता है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, है ना। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, जो लेबल है इसमें, वहां लेबल में आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, है ना, देखेंगे 910 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, 1 लीटर का पाउच है तो उसको 1000 ml करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.91, इतना आ जाएगा ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी हो गया। अब उसी ऑयल, सेम ऑयल को, दूसरा ऑयल चेंज नहीं करेंगे, उसी ऑयल का 5 लीटर का कैन देखेंगे, उसमें डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 लीटर में क्या होगा, आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा 4.55 kg, डिवाइडेड बाई 5000 कर दीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे वही आएगा 0.91 ग्राम पर ml, मतलब यहाँ वॉल्यूम के साथ डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब डेंसिटी क्या है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। उसी तरह डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा चीज जो है, वेपर प्रेशर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब सारा का सारा जो आपका इंटेंसिव वेरिएबल्स है ना, मैं आपको दे दूंगा। तब इतना सारा जब इंटेंसिव है, फिर एक्सटेंसिव क्या है, फिर से एक स्टोरी रख रहे हैं, मतलब जब पूछेंगे वही, मतलब पूछते हैं उसके बाद बताइएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इसका वजन है 5 kg, है ना। इसमें क्या हुआ है, हमारा मीथेन भरा हुआ है। मीथेन तो जानते ही होंगे आप, मीथेन गैस यूज होता है, गोबर गैस, है ना, उससे 5 kg मीथेन है। हमको पता चला इससे एनर्जी हमको मिलेगा समथिंग 5000 किलो जूल, करेक्ट। मतलब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एनर्जी टर्म का। अब देखते हैं, यहाँ एनर्जी जो ये 5 kg का है, ये 5000 किलो जूल एनर्जी आ रहा है, ठीक है। अब आप हमको बताइए, हमने पार्टीशन कर दिया यहाँ और हमने कहा कि आप सिर्फ जो है ये V1 है, ये V2 है, और V1 क्या है, ग्रेटर देन V2। तो आप बताइए जो ये एनर्जी 1 और ये एनर्जी 2 है, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, E1 का ज़्यादा होगा E2 से, या फिर E2 का ज़्यादा होगा E1 से, या फिर U1 इक्वल टू E2 होगा। मतलब कोई चेंजेस यहाँ पर हम इसको नहीं लिख करके लिखते हैं नो चेंजेस। अगर नहीं समझ में क्वेश्चन तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक 5 kg का पूरा ब्लॉक है,
मतलब सिलेंडर है जिसमें मीथेन भरा हुआ है ना, मतलब एक सिलेंडर है जिसमें 5 kg मीथेन भरा हुआ है, इसको इस तरह से देखिए, 5 kg भरा हुआ, और हम मान के चलते हैं कि इसका वॉल्यूम भी जो है, एग्जैक्टली फिगर में बता देता हूँ मैं, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम भी जो है वो 5 लीटर है। इसमें से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं कर रहे हैं हम, V1 जो है मान लेते हैं ये है आपका 3 लीटर, और V2 कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है वो है 2 लीटर। अब आपके पास जो है एनर्जी 1 और एनर्जी 2 है ना, ये एनर्जी 1 और ये एनर्जी 2। तो अब आप हमको बताइए A B C कौन सा होगा। चलिए, ई होगा सर। ए होगा। ई होगा एनर्जी। एनर्जी क्या है आपका, एक्सटेंसिव, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया में है ना, ये डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव हो गया एनर्जी। वॉल्यूम सबसे ज्यादा डिस्कस जो हम लोग कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव होगा। एक्सटेंसिव। होगा है ना, क्योंकि 5 लीटर को डिवाइड किए तो 2 लीटर हो गया। ये ऐसा हम कर ही सकते हैं कि 5 लीटर हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए और 10 लोग हैं तो 0.5 या 500 ml करके सब पी लेंगे। ऐसा तो नहीं कि सबको जो है 5 लीटर करके ही पी लेंगे, 10 रहे 20 रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, खत्म हो जा रहा है ना। हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब बोलेंगे तो वो इंटेंसिव है। ठीक है, इंथैल्पी एक्सटेंसिव है, डिपेंड करता है कितना मैटर पे आप निकाल रहे हैं ना। इंट्रोपी भी आपका एक्सटेंसिव है। ठीक है, फ्री एनर्जी भी किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम या मास का होता है ना। तो ये होगा लेंथ भी आपका एक्सटेंसिव ही होगा, क्योंकि वो भी घटता बढ़ता रहता है ना अगर डिवाइड करेंगे तो। मास तो अभी हम देख ही रहे हैं हर जगह से कि वो घट ही रहा है। तो ये सब आपका जो है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हुआ है ना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, पाथ फंक्शन। अच्छा रहेगा कि अगर आप एक बार देख लेंगे है ना पाथ फंक्शन, ठीक है, और स्टेट फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे हम। इसीलिए इसमें ज़्यादा ये दे रहे हैं टाइम, क्योंकि अगर आपको टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से आ गया, या फिर उस प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या कहते हैं, अगर आपको सही से समझ में आ गया, तो जैसे ही कोई नाम, क्योंकि एग्जाम में क्या रहता है, वॉल्यूम दे देगा, मतलब इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, 4 ऑप्शन देगा। या अगर वो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी सॉल्व करना होगा, खुद से जानने के लिए भी अगर आप ये करेंगे तो आपको भी ये चाहिए होगा